मॉर्फोलॉजी जड़, तना, पत्ती इत्यादि के रूप में पौधों के बाह्य भागों का अध्ययन ही मॉर्फोलॉजी कहलाता है। पौधों के प्रकार: स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे सभी हरे पौधे। परपोषी ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं परपोषी पौधे कहलाते हैं। परपोषी पौधों के प्रकार: परजीवी, मृतोपजीवी और कीटभक्षी। पहला, परजीवी। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, आंशिक परजीवी और पूर्ण परजीवी। आंशिक परजीवी जैसे चंदन और पूर्ण परजीवी जैसे अमरबेल। मृतोपजीवी जो सड़ी गली चीज़ों पर उगते हैं जैसे फंगस। और कीटभक्षी कीड़ों को खाने वाले पौधे। कीटभक्षी पौधे कीटभक्षी पौधे ड्रासेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीज इत्यादि कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं। इन पौधों में नेपेंथीज उल्लेखनीय है। इसे घटपर्णी कहा जाता है क्योंकि इसकी पत्तियां घड़े का आकार ले लेती हैं। इस घड़े पर एक ढक्कन होता है, जैसे ही कोई कीड़ा इस पर बैठता है ढक्कन बंद हो जाता है। इस घड़े के अंदर तमाम पाचक एंजाइम निकलते हैं जो कीड़े को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। इस तरह के पौधे उन्हीं स्थानों पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। नेपेंथीज को हम मेघालय में देख सकते हैं। पौधे के भाग: जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। जड़, रूट पौधे का वह भाग जो मूलांकुर से निकलकर पौधे का वह भाग जो मूलांकुर या जड़ से निकलकर पौधे का वह भाग जो मूलांकुर से निकलकर गुरुत्व की ओर बढ़ता है जड़ कहलाता है। मूलांकुर से निकलकर गुरुत्व की ओर बढ़ता है जड़ कहलाता है। जड़ पौधे को जमीन से टिकाने के अलावा पौधे के लिए भोजन का संग्रह भी करती है। जड़ अपने मूल रोमों के द्वारा जमीन से जल अवशोषित करके पौधे को उपलब्ध कराती है। इसके अलावा जड़ तमाम खनिज लवण भी उपलब्ध कराती है। जड़ के प्रकार: जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ टैप रूट और अपस्थानिक जड़ एडवेंटियस रूट। मूसला जड़ के प्रकार: टैप रूट के प्रकार। मूसला जड़ के प्रकार: शंकुरूप, तर्करूप और कुंभी रूप। शंकुरूप का उदाहरण है गाजर, तर्करूप का उदाहरण है मूली और कुंभी रूप का उदाहरण है शलजम या चुकंदर। अपस्थानिक जड़ एडवेंटियस रूट जैसे अपस्थानिक जड़ के तीन प्रकार होते हैं, जैसे जटा मूल उदाहरण मक्का, स्तंभ मूल उदाहरण बरगद और आरोही मूल उदाहरण पान। तना, स्टेम पौधे का वह भाग जो प्रांकुर से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ता है तना कहलाता है। तना पौधे को आधार प्रदान करता है। तने के प्रकार: तने तीन प्रकार के होते हैं, भूमिगत तना, वायवीय तना और अर्धवायवीय तना। भूमिगत तना जमीन के भीतर रहने वाला तना, वायवीय तना बड़े पौधे के तने और अर्धवायवीय तना जैसे दूब। भूमिगत तना या तना का रूपांतरण। भूमिगत तना के प्रकार: भूमिगत तना के प्रकार प्रकंद, स्तंभकंद, शल्ककंद और घनकंद। प्रकंद राइजोम, स्तंभकंद ट्यूबर, शल्ककंद बल्ब और घनकंद कॉर्न। प्रकंद राइजोम का उदाहरण अदरक, हल्दी और अरबी। स्तंभकंद या ट्यूबर का उदाहरण आलू। शल्ककंद या बल्ब का उदाहरण प्याज और लहसुन और घनकंद या कॉर्न का उदाहरण जिमीकंद, कंदमूल और केसर। नोट: स्तंभकंद जैसे कि आलू में तना स्टार्च का संग्रह करने के कारण फूल जाता है। पत्ती लीफ पत्ती को पौधे का कारखाना कहा जाता है क्योंकि पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों के माध्यम से पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया करते हैं। नोट:
वैसे तो पौधे में तमाम ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन इन ऊतकों में संवहन ऊतक प्रमुख है। संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम, ये ऊतक जड़ या खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। जाइलम, ये ऊतक जल या खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। दूसरा फ्लोएम, ये ऊतक पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। यह ऊतक छाल में होता है, इसलिए यदि पौधे के आधार तने के चारों तरफ की छाल गोलाई में काट इसलिए यदि पौधे के आधार से इसलिए यदि पौधे के आधार तने के चारों तरफ की छाल गोलाई से काट दिया जाए तो पौधा सूख जाएगा, क्योंकि इससे फ्लोएम ऊतक नष्ट हो जाएगा। अतः पत्ती के द्वारा बनाए गए भोजन को जड़ तक नहीं पहुंचा पाएंगे। फूल, फ्लावर। फूल के दो भाग होते हैं, नर भाग और स्त्री भाग। नर भाग और स्त्री भाग। नर भाग को कहते हैं पुंकेसर और स्त्री भाग को कहते हैं जायांग। पुंकेसर से परागकण, नर युग्मक, मेल जेनेटिक परागकण निकलते हैं। पुंकेसर से परागकण निकलते हैं, परागकण या नर युग्मक निकलते हैं, मेल जेनेटिक निकलते हैं, और परागकण उड़कर वर्तिकाग्र पर जाएगा। ठीक है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर जाएगा। ठीक है, स्टिग्मा पर जाएगा, उड़कर वर्तिकाग्र पर जाएगा। ठीक है, तो जायांग, स्त्री भाग जायांग के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल और अंडाशय, ओवरी, मादा युग्मक, और निषेचन होगा। ठीक है, तो परागकण उड़कर पुंकेसर से परागकण उड़कर वर्तिकाग्र पर जाएगा, वर्तिकाग्र से वर्तिका पर जाएगा, और वर्तिका से अंडाशय पर जाएगा, जहाँ निषेचन होगा। ठीक है, परागकण, पॉलिनेशन। परागण, पॉलिनेशन। पुंकेसर से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। पहला, स्वपरागण। जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसी को स्वपरागण कहा जाता है। यह परागण सूरजमुखी और मूंगफली जैसे द्विलिंगी पौधों में होता है। दूसरा, परपरागण। जब एक पुष्प के परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहा जाता है। परपरागण के कई माध्यम होते हैं, जैसे हवा के द्वारा, कीटों के द्वारा, जल द्वारा, पक्षियों के द्वारा और मनुष्य के द्वारा। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। वर्तिकाग्र पर पहुंचा हुआ परागकण वर्तिका से होते हुए जब अंडाशय में प्रवेश करता है तो इसी को निषेचन कहा जाता है। निषेचन से जाइगोट या भ्रूण बनता है, इसी भ्रूण से फल व बीज बनते हैं। अनिषेक फलन, पार्थियोकार्पी। अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी। अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी। जब अनिषेचित अंड से फल बन जाता है तो इसी को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेचक फलन से अंगूर, केला जैसे बीज वाले फल फल प्राप्त होते हैं। कृत्रिम ढंग से अनिषेचक फलन कराकर बिना बीज वाले अमरूद व आम जैसे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। कृत्रिम ढंग से अनिषेचक फलन कराकर बिना बीज वाले अमरूद व आम जैसे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे सिंधु बिना बीज वाला आम है। मधुमक्खियों में रानी मक्खी निषेचित अंड से बनी है, लेकिन नर मक्खियां अनिषेक फलन से बनती हैं। फल या फ्रूट। फल दो प्रकार के होते हैं, सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल, निषेचित अंड से बना फल सत्य फल कहलाता है, और असत्य फल
अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भाग जैसे दलपुंज, पुष्पासन आदि से बना फल असत्य फल कहलाता है, जैसे कटहल, सेब इत्यादि। फलों के खाए जाने वाले भाग। फलों के खाए जाने वाले भाग सेब, पुष्पासन, गेहूँ, भ्रूण, नारियल, भ्रूणपोष, मटर, बीजांड, मूंगफली, बीजांड, आम, मध्य फल भित्ति, अंगूर, बाह्य, मध्य और अंतःफल भित्ति, टमाटर, बाह्य, मध्य और अंतःफल भित्ति, अमरूद, बाह्य, मध्य और अंतःफल भित्ति, केला, मध्य एवं अंतःफल भित्ति। वाष्पोत्सर्जन। हम जानते हैं कि पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। इन्हीं रंध्रों से पौधों के अंदर का जल वाष्पित होता रहता है, इसी को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। दिन के समय रंध्र खुले रहते हैं और रात के समय रंध्र बंद हो जाते हैं, अतः वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन में होती है। वाष्पोत्सर्जन पर निम्नलिखित दशाओं का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। तेज़ हवा चलने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। चौड़ी पत्ती वाले पौधों में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। यही कारण है कि रेगिस्तानों में पत्तियां कांटों में बदल जाती है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम हो। जैसे नागफनी में जो पत्ती जैसा दिखता है वह तना होता है, जबकि जो कांटे जैसा दिखता है वह पत्ती होता है। और आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम होगा। वाष्पोत्सर्जन से लाभ। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे मिट्टी से जल और खनिज लवण प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। यह ताप नियंत्रित करने में मदद करता है, रसारोहण में भी मदद करता है। परासरण और विसरण, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। परासरण और विसरण, ऑस्मोसिस और एंड डिफ्यूजन। उपरोक्त से स्पष्ट है कि यदि तनु द्रव अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके सांद्र द्रव की तरफ जाने लगे तो इसी को परासरण या रसारोहण कहा जाता है। परासरण के कारण ही पौधों में रसों का संचरण होता है। यदि सांद्र द्रव अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके तनु की तरफ जाने लगे तो इसे विसरण कहा जाता है। विसरण प्रायः गैसों के रूप में होता है, जैसे इत्र की शीशी खोल देने से पूरा कमरा महक जाता है। विसरण द्वारा ही पौधे कुनैन, टेनिन जैसे अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। नोट: पानी छानने वाले फिल्टर को आरओ कहा जाता है क्योंकि यह रिवर्स ऑस्मोसिस के सिद्धांत पर काम करता है। इसी सिद्धांत पर आचार जैसी चीज़ें वर्षों तक नहीं खराब होती, क्योंकि आचार में यदि बैक्टीरिया पड़ते हैं तो इनकी कोशिका का जीव द्रव्य ऑस्मोसिस के कारण बाहर निकल जाता है और ये मर जाते हैं। वार्षिक वलय, एनुअल रिंग। बसंत ऋतु में पौधों की सक्रियता बढ़ जाती है, अतः उनमें रसारोहण की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है। ऐसे में रसों को ले जाने वाली वाहिकाएं फूल जाती हैं। जब बसंत ऋतु बीत जाती है तो यही वाहिकाएं एक रिंग या वलय का रूप ले लेती हैं। इसी को वार्षिक वलय कहते हैं। वार्षिक वलयों को गिनकर पौधे की आयु का पता लगाया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का मुख्य अवयव मैग्नीशियम होता है। पौधे इसी क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करके अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। 6CO2 plus 12H2O in presence of chlorophyll and light tends to C6H12O6 glucose plus 6O2 plus 6H2O। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है, जबकि पानी से ऑक्सीजन मुक्त होती है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल और नीले प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रायः दिन में होती है, लेकिन समुद्रों में पाए जाने वाले शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में भी प्रकाशलेषण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि
समुद्री वनस्पतियां ही सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अतः सर्वाधिक ऑक्सीजन मुक्त करती हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्लोरेला नामक शैवाल करता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्लोरेला नामक शैवाल करता है। प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम प्रकाश में भी हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के गाना और स्टोमा नामक भागों में 2 चरणों के अंतर्गत संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के ग्राना और स्टोमा नामक भागों में 2 चरणों के अंतर्गत संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। यह ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में पत्ती में संचित हो जाती है। यहाँ से यह ऊर्जा फ्लोएम नामक ऊतक के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाई जाती है। श्वसन, रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जलना ही श्वसन कहलाता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों में विशेष प्रकार का श्वसन होता है। इसे किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है। बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों में विशेष प्रकार का श्वसन होता है। इसे किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है। इस प्रकार के श्वसन में बैक्टीरिया या फंगस की उपस्थिति में ग्लूकोज का अर्धविघटन होता है। इससे सिरका, शराब, दही आदि बनता है। जैसे दूध की शर्करा का अर्धविघटन लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। इस अर्धविघटन से लैक्टिक एसिड बनता है। इसी लैक्टिक एसिड को दही कहते हैं। नोट: जब हम अधिक दूर तक दौड़ते हैं तो हमारा पैर बंध जाता है। पैर में दर्द होने लगता है क्योंकि पैर की मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। इसी तरह यीस्ट नामक कवक जाइमेज एंजाइम बनाता है। यह एंजाइम महुए की शुगर का अर्धविघटन कर देता है, जिससे एथिल अल्कोहल बनता है। इसी को शराब कहा जाता है। किण्वन का सर्वाधिक महत्व बेकरी उद्योग में है। बिस्कुट, पावरोटी, नान इत्यादि किण्वन से ही बनती हैं। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण की जाती है और O2 मुक्त की जाती है। श्वसन में O2 ग्रहण की जाती है और CO2 मुक्त की जाती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, इसलिए पौधे का वजन बढ़ता है। श्वसन की क्रिया में O2 की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट जलता है, इसलिए पौधे का वजन कम होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल पत्ती में होती है और श्वसन की क्रिया जड़, तना, पत्ती तीनों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है और श्वसन की क्रिया दिन रात दोनों में होती है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्वसन व प्रकाश संश्लेषण अन्योन्य आश्रित क्रियाएं हैं। अन्योन्य आश्रित क्रियाएं हैं। श्वसन में जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण में वह ग्रहण की जाती है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, वह श्वसन में ग्रहण की जाती है। इस तरह दोनों क्रियाएं चक्रीय क्रम में चलती हैं। दोनों की इसी आत्मनिर्भरता को देखते हुए रात में पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है। रोगी के कमरे से गमला निकाल देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि श्वसन की क्रिया हमेशा होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में नहीं होती है। अतः पेड़ के नीचे श्वसन के कारण निकली CO2 का इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण में नहीं हो पाएगा। ऐसे में पेड़ के नीचे की हवा अशुद्ध हो जाएगी, क्योंकि यहाँ CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। पादप हार्मोन पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन पौधे में होने वाली मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित निर्देशित करते ही हैं, साथ ही साथ पौधे के पुष्पन, पल्लवन को भी प्रभावित करते हैं। पौधों में निम्नलिखित हार्मोन पाया जाता है। पहला, ऑक्सिन। यह हार्मोन पौधों को शीर्ष प्रमुखता प्रदान करता है। यह अनिषेक फलन में भी मदद करता है। यदि नींबू, संतरा इत्यादि पर ऑक्सिन का छिड़काव कर दिया जाए तो बीज रहित नींबू संतरा प्राप्त होगा। ऑक्सिन खरपतवार नाशक भी होता है, जैसे 2x4D। दूसरा, एथिलीन। यह फलों को पकाने वाला हार्मोन है। आजकल कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड या एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत नुकसानदायक होती है, इसलिए सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके स्थान पर एथिलीन हार्मोन का ही प्रयोग फलों को पकाने में किया जा रहा है।
यहाँ हमें स्मरण होना चाहिए कि एथिलीन ही एक ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। यहाँ हमें यह स्मरण होना चाहिए कि एथिलीन ही एक ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। तीसरा जिब्रेलिन फूल बनाने के लिए जिम्मेदार है। चौथा साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है। पांचवा एब्सिसिक एसिड, इसे वृद्धिरोधक हार्मोन कहा जाता है। पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला थैलोफाइटा, इसके अंतर्गत शैवाल, कवक, जीवाणु एवं विषाणु आते हैं। दूसरा ब्रायोफाइटा, इसके अंतर्गत मांस का पौधा आता है। तीसरा टेरिडोफाइटा, इसका लोकप्रिय उदाहरण फर्न है। चौथा जिम्नोस्पर्म, इन्हें अनावृत बीजी पौधे कहा जाता है क्योंकि इनके बीज नंगे होते हैं। ये खोल में बंद नहीं होते, ये कठोर लकड़ी वाले पौधे होते हैं। उदाहरण के लिए साइकस, पाइनस, सिकोया इत्यादि। सिकोया संसार का सबसे लंबा पौधा है। पाइनस से चिलगोजा नामक मेवा प्राप्त होता है। साइकस के अंडाणु और शुक्राणु सभी पौधों से बड़े होते हैं। पांचवा एंजियोस्पर्म, इन्हें आवृत्तबीजी पौधे कहा जाता है क्योंकि इन पौधों के बीज खोल में बंद होते हैं, जैसे चना, मटर, मूंगफली इत्यादि। थैलोफाइटा उदाहरण शैवाल, एल्गेई। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये नीले, हरे, लाल या भूरे रंग के हो सकते हैं। नीले हरे शैवाल भी मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी हैं, जैसे एनाबिना नामक नीला हरा शैवाल एजोला नामक फर्न के साथ रहता है। इसका प्रयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसी तरह क्लोरेला नामक नीला हरा शैवाल अंतरिक्ष यानों के हौज में लगाया जाता है क्योंकि यह सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करने वाला शैवाल है, इसलिए यह अंतरिक्ष यात्रियों को भोजन व ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। साइनोबैक्टीरिया भी नीला हरा शैवाल है, जिसे पृथ्वी पर आने वाला पहला जीव माना जाता है। ट्राइकोइरिथ्रियम यह लाल शैवाल है। इसी शैवाल के कारण लाल सागर का जल लाल दिखता है। ट्राइकोइरिथ्रियम शैवाल, ठीक है। कवक, फंगस या फफूंद, ये मृतोपजीवी होते हैं, अर्थात इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। सड़ी गली चीज़ों पर उगकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ कवक हमारे लिए बहुत उपयोगी भी होते हैं, जैसे मशरूम या मरुचेला का उपयोग खाने में किया जाता है। यीस्ट या खमीर नामक कवक पर पूरा बेकरी उद्योग आधारित है। कवकों से दांत, खाज, खुजली जैसे रोग हो जाते हैं। पौधों में भी तमाम रोग हो जाते हैं, जैसे गन्ने का रेड डॉट रोग, गेहूं का किट्टू रोग, मूंगफली का टिक्का रोग और आलू का लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक कवक से ही बनती है। जीवाणु या बैक्टीरिया। सबसे पहले लेवेनहक नामक वैज्ञानिक ने दांतों की खुरचन में बैक्टीरिया की खोज की थी, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट कॉच नामक वैज्ञानिक ने जीवाणुओं को कृत्रिम रूप से बनाया। लुई पास्चर ने जर्म थियरी ऑफ डिजीज़ का प्रतिपादन किया। पॉपर ने पोलियो वायरस की खोज की। साल्क ने पोलियो का टीका विकसित किया। सेबिन ने मुंह से लेने वाले टीके की खोज की। इसी को पोलियो ड्रॉप कहा जाता है। कॉलमेट ने बीसीजी का टीका विकसित किया। यह टीबी का टीका है। बीसीजी बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन का संक्षिप्त रूप है। कॉलमेट ने बीसीजी का टीका विकसित किया। यह टीबी का टीका है। बीसीजी बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन का संक्षिप्त रूप है। जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए अपना भोजन नहीं बनाते, अतः ये परजीवी, सहजीवी या मृतोपजीवी होते हैं।
जीवाणुओं से पौधों में तमाम रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे आलू का रिंग रोग, धान का अंगमारी रोग और कपास का एंगुलर लीफ रोग। जीवाणुओं से मनुष्य में होने वाले रोग। पहला, टीबी या ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक। इसे तपेदिक या राजयक्षमा कहा जाता है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। यह वायु के द्वारा फैलता है। दूसरा, टाइफाइड। इसे आंत का बुखार कहा जाता है। यह पानी की गंदगी के कारण फैलता है। हैजा या कॉलरा यह विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण पैदा होता है। यह भी जल जनित रोग है। भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग। यह सोलेमोनेला क्लास्ट्राडियम नामक जीवाणु के कारण पैदा होता है। भोजन विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग यह सोलेमोनेला क्लास्ट्राडियम नामक जीवाणु के कारण होता है। इससे लीवर प्रभावित होता है। यह स्मरण रहे कि लीवर एल्कोहल का भी निराविषयन करता है। यह स्मरण रहे कि लीवर एल्कोहल का भी निराविषयन करता है। प्लेग यह रोग चूहों में पाए जाने वाले पिस्सुओं से पैदा होता है। यह एक तरह की महामारी है। टिटनेस इस रोग में शरीर धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है। इसलिए इस रोग को धनुष टंकार या लाकजा कहा जाता है। इसका जीवाणु घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। कोढ़ या लेप्रोसी यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है, लेकिन यह स्मरण रहे कि यह आनुवांशिक रोग नहीं है। डिप्थीरिया यह संक्रमित दूध पीने से होता है। इससे गले में संक्रमण हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। काली खांसी यह पर्टूसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। अक्सर यह बच्चों में होता है। निमोनिया इस रोग में फेफड़े में सूजन आ जाती है। गोनोरिया सुजाक सिफिलिस तीनों सेक्स संबंधी रोग हैं। इन रोगों में जनन अंगों में संक्रमण हो जाता है। पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की। पाश्चुरीकरण के द्वारा दूध और भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जीवाणुओं को निष्क्रिय किया जाता है। पाश्चुरीकरण की क्रिया समय और ताप के माध्यम से संपन्न होती है। इस आधार पर यह प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड। इस प्रक्रिया में दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और शीघ्रता से ठंडा कर लिया जाता है। ऐसा करने से जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। इस प्रक्रिया में दूध को 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 15 मिनट तक गर्म किया जाता है और शीघ्रता से ठंडा कर लिया जाता है। इससे जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। वायरस या विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। इन्हें निर्जीव इसलिए कहा जाता है कि इन्हें क्रिस्टल बनाकर वर्षों तक रखा जा सकता है। ये श्वसन उत्सर्जन जैसी क्रियाएं भी नहीं करते हैं। इन्हें सजीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें न्यूक्लिक अम्लों का द्विगुणन होता है। इन्हें सजीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें न्यूक्लिक अम्लों का द्विगुणन होता है। ये न्यूक्लिक प्रोटीन ही होते हैं। इनका मुख्य आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। जीवाणुओं की तरह विषाणु भी जीवित परपोषी के शरीर में अपना विकास करते हैं। विषाणुओं का पता इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने तंबाकू के मोज़ैक रोग की खोज करते समय लगाया। एडवर्ड जेनर ने विषाणुओं से होने वाली बीमारी चेचक का टीका विकसित किया। विषाणुओं से मनुष्यों में कई रोग हो जाते हैं, जैसे पोलियो। इस रोग में केंद्रीय नाड़ी या तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। दूसरा, चेचक।
इसे स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। तीसरा छोटी माता, यह भी चेचक का एक रूप है, इसे चिकन पॉक्स कहा जाता है, इसका संक्रमण वायु के द्वारा होता है। चौथा खसरा, इसे मिजल्स भी कहा जाता है, यह भी चेचक का एक रूप है जो बच्चों को होता है। पांचवा गलसुआ, इस रोग में लार ग्रंथि प्रभावित होती है। छठवां हेपेटाइटिस या पीलिया, यह लिवर से संबंधित रोग है। सातवां रेबीज़, यह पागल कुत्ते के काटने से होता है, इस कुत्ते के काटने से इस रोग के विषाणु शरीर में फैल जाते हैं, रोगी को पानी से भय लगने लगता है, इसी को फोबिया कहा जाता है। आठवां हर्पीज़, यह त्वचा संबंधी रोग है। नौवां ट्रैकोमा, इस रोग में कार्निया में सूजन आ जाती है। अन्य वायरल रोग स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के कारण, बर्ड फ्लू H5N1 नामक वायरस के कारण, इबोला पश्चिमी अफ्रीका की नदी के नाम पर इस वायरस का नाम पड़ा है, और एड्स HIV वायरस के कारण। और अतिसार यह बच्चों में रोटा वायरस के कारण होता है, लेकिन वयस्कों में नोरो वायरस के कारण होता है। अतिसार यह बच्चों में रोटा वायरस के कारण होता है, लेकिन वयस्कों में नोरो वायरस के कारण होता है। ज़ुकाम इसे पेंथोजीन भी कहा जाता है, यह रिनो वायरस के कारण होता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह रोग HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस नामक वायरस के कारण होता है। यह वायरस मुख्य रूप से RNA और प्रोटीन होता है। भारत में HIV-C नामक वायरस पाया जाता है। यह एक तरह का रेट्रो वायरस है। यह वायरस WBC पर प्रहार करता है, जिससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अतः यदि हमें कोई छोटा मोटा रोग भी हो जाता है तो वह ठीक नहीं होगा। एड्स की जांच के लिए एलिसा नामक टेस्ट किया जाता है। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्व एसे का संक्षिप्त रूप है। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्व एसे का संक्षिप्त रूप है। एड्स के उपचार के लिए दी जाने वाली दवाओं में जोडोविडिन सबसे लोकप्रिय है। भारत में एड्स जागरूकता के लिए रेड रिबन एक्सप्रेस चलाई गई है। स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO का गठन किया गया है। एड्स असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित इंजेक्शन, संक्रमित रक्त चढ़ाना इत्यादि के कारण होता है। नोट: शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन से लिटमस का निर्माण किया जाता है। लिटमस से अम्ल एवं क्षार का परीक्षण किया जाता है। जब वायरस बैक्टीरिया को भोजन के रूप में लेता है तो इसी को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी रोग विज्ञान। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। रोग दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। जन्मजात रोग सभी आनुवांशिक रोग जन्मजात रोग कहलाते हैं। और उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रमणीय और असंक्रमणीय। संक्रमणीय रोग, ये रोग वायु जल संपर्क आदि के कारण फैलते हैं। सभी वायरल बैक्टीरियल रोग इसी तरह के हैं। असंक्रमणीय रोग जैसे कैंसर, डायबिटीज इत्यादि। प्रसार के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। एंडेमिक, जो रोग किसी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या में स्थायी रूप से पाया जाता है, उसे एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक, जो रोग बहुत कम समय में एक बड़ी जनसंख्या को रोगग्रस्त कर देता है। और पेंडेमिक, जिस रोग का विस्तार पूरे संसार में होता है। मच्छर जनित रोग, उदाहरण डेंगू, पीत ज्वर, जापानी इंसेफेलाइटिस और मलेरिया। डेंगू
एडिस एजिप्टी नामक डेंगू एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। और पीत ज्वर यह भी एडिस एजिप्टी जाति के मच्छर के काटने से होता है। इन दोनों के लिए ये मच्छर टाइगर मच्छर भी कहलाते हैं। एडिस एजिप्टी को टाइगर मच्छर भी कहते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। यह वायरस सुअरों में पनपता है। इन मच्छरों के माध्यम से मनुष्य में यह वायरस सुअरों में पनपता है। इन मच्छरों के माध्यम से मनुष्यों में आ जाता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ पैदा हो जाता है। यह प्रोटोजोआ आरबीसी और लिवर का परजीवी है। मलेरिया के उपचार के लिए सबसे लोकप्रिय दवा क्लोरोक्वीन नामक दवा दी जाती है। इसके अलावा बीजीय पादपों से प्राप्त आर्टीथर का प्रयोग भी इसके उपचार में किया जाता है। कुनैन से भी इसका उपचार होता है। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए पायरेथ्रियन का प्रयोग किया जाता है। यह क्राइसोथ्रियन नामक पादप से तैयार किया जाता है। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए पायरेथ्रियन का प्रयोग किया जाता है। यह क्राइसोथ्रियन नामक पादप से तैयार किया जाता है। फाइलेरिया को गोल कृमि जैसे निमेटोड के कारण होता है। फाइलेरिया गोल कृमि जैसे निमेटोड के कारण होता है, लेकिन इस गोल कृमि का वाहक क्यूलेक्स मच्छर होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग। पहला, निद्रा रोग। यह रोग ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका वाहक सीसी मक्खी है। पेचिस यह एंटमीवा हिस्टोलेटिका के कारण होता है। पायरिया यह एंटमीवा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यहाँ यह स्मरण रहे कि दांतों का गड्ढा दांतों में कार्बोहाइड्रेट के कारण फंसने और बैक्टीरिया के हमले के कारण होता है। कालाजार यह रोग प्रोटोजोआ से ही होता है, लेकिन इसका वाहक बालू मक्खी है। अन्य रोग। कैंसर यह रोग कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि के कारण होता है। मस्तिष्क और यकृत की कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि नहीं होती, इसलिए इन अंगों में कैंसर नहीं होता है। जब WBC में अनियमित वृद्धि होने लगती है तो शरीर के आंतरिक अंगों से रक्त का स्राव होने लगता है। इसी को रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया कहा जाता है। इस रोग में अस्थिमज्जा प्रभावित होती है। कैंसर के उपचार के लिए पार्थेनियम की पत्ती से नैनो कण बनाए जाते हैं। इन्हें गुर्दे के कैंसर के इलाज के लिए इस रोग में अस्थिमज्जा प्रभावित होती है। कैंसर के उपचार के लिए पार्थेनियम की पत्ती से नैनो कण बनाए जाते हैं। गुर्दे के कैंसर के इलाज के लिए इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। बेरी रोग। यह रोग विटामिन B1 के कारण होता है। यह पॉलिशदार चावल खाने से होता है। स्कर्वी रोग। यह विटामिन C की कमी के कारण होता है। अधिक मात्रा में दूध और अंडा लेने वाले को अक्सर यह रोग हो जाता है। डिहाइड्रेशन। यह पानी या सोडियम क्लोराइड की कमी से होता है। समुद्री जल, शराब, कॉफ़ी लेना इस रोग में नुकसानदायक हैं। विकिरण से संबंधी रोग। विकिरण से सबसे अधिक आँखें और सबसे कम मस्तिष्क। विकिरण से संबंधित रोग। विकिरण से सबसे अधिक आँखें और सबसे कम मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्पता या कमी से होने वाले रोग। पहला, मेरेस्मस प्रोटीन की कमी से। क्वाशियरकोर लंबे समय से भूखा या कुपोषण की स्थिति में। ब्लू बेबी नाइट्रोजन की कमी से। और निम्न रक्तदाब पोटेशियम की कमी से। फोबिया या डर। फूलों से डर एंथ्रोफोबिया और पानी से डर हाइड्रोफोबिया। रोगों का उपचार।
रोगों का उपचार। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान के लिए, सोडियम 24 रक्त परिसंचरण की खराबी जांच करने के लिए, फास्फोरस 32 रक्त कैंसर का उपचार, कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर का उपचार। आयोडीन 131 थायराइड का उपचार और गोल्ड 198 कैंसर का उपचार। अन्य दवाएं सल्फा ड्रग बैक्टीरियल रोगों का उपचार किया जाता है। अमीनोसैलिसिलिक एसिड यह टीबी की दवा है। विलिसिन टीबी की नई दवा है। अमीनोसैलिसिलिक एसिड यह टीबी की दवा है। विलिसिन टीबी की नई दवा है। एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी, इसमें डेप्सोन, क्लोफाजिमिन और रिफेमिसिन नामक 3 दवाएं हैं जिससे कोढ़ का उपचार किया जाता है। एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी, इसमें डेप्सोन, क्लोफाजिमिमी और रिफेमिसिन नामक 3 दवाएं हैं जिससे कोढ़ का उपचार किया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाओं का समूह है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाओं का समूह है जिससे बैक्टीरियल रोगों का उपचार किया जाता है। टीके बीसीजी टीके 2 तरह के हैं, बीसीजी और डीपीटी। बीसीजी यह टीका जन्म के समय से 12 महीने के भीतर लगाया जाता है। यह टीबी का टीका है। दुनिया में सर्वाधिक मृत्यु इसी रोग से होती है। डीपीटी इसे ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। यह डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस का टीका है। इसके अलावा पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी का उपचार भी टीकों से किया जाता है। इस तरह कुल 7 रोगों का उपचार टीकों से किया जाता है। इंद्रधनुष 2020 के अंतर्गत 2020 तक संपूर्ण जनसंख्या का टीकाकरण करने का लक्ष्य है। भारत को टीबी और पोलियो मुक्त देश घोषित किया जा चुका है। रोगों से संबंधित जांचें। पहला इंडोस्कोपी यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके द्वारा शरीर के आंतरिक भागों की जांच की जाती है। दूसरा सीटी स्कैन, यह कंप्यूटेड टोमोग्राफी का संक्षिप्त रूप है। इसके द्वारा मस्तिष्क, फेफड़े इत्यादि की जांच की जाती है। इसमें एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा अल्ट्रासोनी, इसके द्वारा भ्रूण की वृद्धि मापी जाती है। इसमें पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इंडोस्कोपी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है और अल्ट्रासाउंड में पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया